अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच युद्ध के 12 दिन हो चुके हैं, लेकिन हालात संभलने की बजाय और बिगड़ने लगे और जिसका डर था वही होने भी लगा है। ईरान ने इस पूरी लड़ाई में अमेरिका के सबसे कमजोर नस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को दबा दिया है। वह स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जहां से दुनिया में कुल कच्चे तेल की 20% से ज्यादा की सप्लाई होती थी, जो अब बिल्कुल ठप हो गई क्योंकि ईरान ने वहां माइंस बिछा दी है। वहां से गुजरने वाले जहाजों पर हमले किए जा रहे हैं। अब कोई देश अपना जहाज उस रास्ते से जाने देना चाहता नहीं, जो अमेरिका के लिए परेशानी का सबसे बड़ा सबब बन गया है। ईरान की मिलिट्री ने साफ ऐलान भी कर दिया है कि वो इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से एक बूंद तेल भी नहीं गुजरने देंगे, जिससे अमेरिका और उसके सहयोगियों को फायदा पहुंचता हो। इतना ही नहीं, इस 12 दिन में ईरान के हमले भी कमजोर पड़ने दिख नहीं रहे। उल्टे खाड़ी के दूसरे देशों पर ईरान ने हमला तेज कर दिया है। सऊदी अरब में कच्चे तेल के अहम ठिकानों पर हमले किए जा रहे हैं। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर फिर से ईरान के ड्रोन से हमले हो रहे हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल जो हर कोई जानना चाहता है कि आखिर कौन झुकेगा, युद्ध कैसे रुकेगा। आज आवाज अड्डा में करेंगे इस पर खास चर्चा। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राय और चर्चा में शामिल हो रहा हमारे साथ विशेष मेहमान पूर्व IAS और स्ट्रेटेजिक अफेयर एनालिस्ट डॉक्टर थॉमस मैथ्यू साहब हैं, पूर्व डिप्लोमेट एम्बेसडर प्रभु दयाल साहब हैं, न्यूयॉर्क से जुड़ रहे हैं अटॉर्नी आनंद आहूजा साहब, और JNU में स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज के प्रोफेसर स्वर्ण सिंह साहब हैं, और स्ट्रेटेजिक एनालिस्ट शुभांकर मिश्रा जी हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। एम्बेसडर दयाल, मैं आपके पास आऊं, लेकिन आज मैं चाहता हूं कि डॉक्टर थॉमस मैथ्यू से शुरुआत किया जाए। थॉमस मैथ्यू साहब, अब हम लोग 12वें दिन में जा चुके हैं। जब युद्ध शुरू हुआ था तो हुआ तो हफ्ते 10 दिन में युद्ध खत्म हो जाएगा। सवाल यह है कि अब यहां से जो आज के हालात बन रहे हैं, ये पूरा वॉर कहां जाता हुआ आपको दिख रहा है? Thank you, Lakshman. I'm also happy that Prabhu Dayal Saab is also there with us. जैसे normally he's also there with us for the discussion. आपका जो सवाल का आंसर थोड़ा complicated है. How will the war end? According to me, a war can end only if the domestic pressure in the United States, Trump के ऊपर दबाव आ गया तो only then there can be an end to the war. Otherwise, Trump is a very unpredictable man. उनके पास American military might is like, इसी फॉर्म में मैंने बहुत बार अंडरस्कोर किया कि 12 कैरियर फोर्स, almost 900 aircraft, moving territory of the US, enormous military power, huge defense expenditure. There is nobody to stop him, and the only people who can stop him is support. अमेरिका में सपोर्ट इरोड हो गया तो, बट अभी तक इसका संभावना तो है ही नहीं, बिकॉज ऑलमोस्ट ऑल्दो 62% और अराउंड 50 to 60% लोग ईरान के अगेंस्ट ये वॉर ओपोज कर रहा है, बट फिर भी 85% ऑफ द रिपब्लिकन्स ट्रम्प को सपोर्ट कर रहे हैं। And the oil prices और $4 to $5 per gallon पहुंच गया तो then there will be a lot of pressure on Trump. War start करने के बाद 50 cents per gallon already increase हुआ है. It is almost now between $3 to $3.25. वहां inflation आने का chances होगा तो then Trump will feel lot of pressure, especially because अभी midterm elections आने वाला है. But otherwise, I don't think this will stop immediately because Iran भी बहुत defiant है अभी. ये पिछले साल जैसे नहीं, Iran defiant है. Iran says a state of Hormuz block किया तो फिर then there is a big problem. So this is my analysis, Lakshman ji. बिल्कुल, दरअसल ये वॉर जब ट्रम्प चाहेंगे तभी रुकेगा और ट्रम्प तब चाहेंगे जब उनको डोमेस्टिक प्रेशर बनेगा। ये डोमेस्टिक प्रेशर बन रहा है कि नहीं बन रहा है, आनंद आहूजा साहब से पूछेंगे जो कि न्यूयॉर्क के अटॉर्नी हैं। लेकिन उससे पहले एम्बेसडर दयाल साहब, आपको लगता है कोई और रास्ता है या फिर रास्ते तलाशे जा रहे हैं जो वॉर रुका, या फिर जैसा कि ऑस्ट्रेलिया ने कहा है कि हालात और बिगड़ने वाले हैं? देखिए, डॉक्टर थॉमस मैथ्यू ने बिल्कुल सही कहा कि अमेरिका पे अगर प्रेशर बढ़ेगा, ट्रम्प पे प्रेशर बढ़ेगा, डोमेस्टिक प्रेशर,
तो शायद वो उस रास्ते पे आगे बढ़े कि समझौता करें। लेकिन साथ-साथ दुनिया को कुछ दूसरे तरीके भी निकालने की कोशिश करनी होगी। भई ये तो एक अब ग्लोबल वॉर बनती जा रही है। रशिया यूक्रेन में हुई वो खत्म नहीं हुई, 4 साल होने जा रहे हैं। गाज़ा की जो लड़ाई है वो 2.5 साल से ऊपर हो गई है। अब ये जो बहुत ही बड़ी लड़ाई स्टार्ट हो गई है ईरान में और दूसरी तरफ इज़राइल और यूएसए में फैलती जा रही है। तो क्या हम तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रहे हैं और क्या बढ़ने दें ऐसे ही? मतलब कुछ के हाथ पे हाथ धरे बैठे रहें? देखिए, बहुत से तरफ से ये सुझाव आ रहे हैं कि भारत को कुछ मध्यस्थता करने की कोशिश करनी चाहिए। क्या हम ऐसा कर सकते हैं? अगर हम ये सोचेंगे नहीं कर सकते, हमारे तो कर ही नहीं सकते। लेकिन थोड़ा पॉजिटिव एटीट्यूड रखना होगा। बहुत से ऐसे फोर्सेस हैं जो शायद हमारा साथ दें और अगर हम इसमें पहल करें तो हमारे साथ दोनों साइड्स के साथ बैठ के बातें कर सकते हैं कि किस तरह से युद्ध को डीएस्केलेट किया जाए, खत्म किया जाए। देखिए, भारत के रिश्ते इजराइल से अच्छे हैं, भारत के रिश्ते अमेरिका से अच्छे हैं और ईरान से अच्छे हैं। तो हम इस पोजीशन में हैं कि हम दोनों साइड्स के साथ एक ऑनेस्ट मीडिएटर, ऑनेस्ट ब्रोकर की तरह से बात कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए, ये जो गल्फ कंट्रीज हैं, ये लड़ाई की चपेट में आ गई हैं, लेकिन ये नहीं चाहते कि इस तरह से लड़ाई बढ़ती रहे। तो ये भी आगे आकर हमारा साथ देंगे कि अगर हम कोशिश करें कि मीडिएशन हो और ये लड़ाई रोकी जाए। नहीं तो ये लड़ाई नहीं रुकेगी, चलती रहेगी और हम सोचते रहे कि जब प्रेशर बनेगा ट्रंप पे वगैरह और तब रुकेगी, तो ज़रा वो नेगेटिव हो जाएगा। हमको कुछ पॉजिटिव स्टेप्स उठाने चाहिए, लेकिन मैं ये कुछ कहूँगा पॉजिटिव बहुत से स्टेप लोग कहते सोचना हैं चाहिए। हमारे में बहुत क्षमता इंटरेस्टिंग नहीं। पॉइंट अगर आपने हम ये एम्बेसडर सोचेंगे दयाल यहाँ तब पे रखा है। इस पे दरअसल मैं ये प्रोफेसर स्वर्ण सिंह साहब, जो एम्बेसडर दयाल कह रहे हैं कि इंडिया को एक मध्यस्थता की भूमिका निभानी चाहिए। इस वॉर से सिर्फ ईरान तबाह नहीं हो रहा है, खाड़ी के जो दूसरे देश हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, उनको भी इसमें आगे बढ़ाना चाहिए कि चलिए वॉर ख़त्म करिए किसी तरीके से, इसमें नुकसान बहुत ज़्यादा हो रहा है। और जो एम्बेसडर दयाल कह रहे थे कि रूस यूक्रेन वॉर वो एक अलग मामला था, वो वहीं तक मोटा मोटी सीमित होकर रह गया था, लेकिन इस वॉर का असर पूरी दुनिया पे पड़ने जा रहा है। तो क्या आपको लगता है इस तरह की मध्यस्थता की कोई गुंजाइश बचती है या फिर नहीं? जैसा कि थॉमस मैथ्यू साहब ने कहा, ये पूरी तरह से ट्रंप पर निर्भर करता है, वो वॉर खत्म करना चाहते हैं या फिर जारी रखना चाहते हैं। हाँ, पहले तो ये बात सही है कि 3 देशों में जो सीधे युद्ध में जुड़े हुए हैं, अमेरिका सबसे ताकतवर है। राष्ट्रपति ट्रंप खुद बहुत ही व्यक्तिगत तरीके से राजनीति और विदेश नीति चलाते हैं और इजराइल को भी, चाहे वो सैन्य सहायता हो, इंटेलिजेंस हो या मॉरल सपोर्ट हो, डिप्लोमेटिक सपोर्ट हो, वो सारा अमेरिका से ही मिलता है। अमेरिका के समर्थन सपोर्ट के बगैर उसकी कोई ज्यादा हैसियत नहीं है वहां। तो सबसे ज्यादा जो संभावना है युद्ध के समाप्त होने की, वो उन पर तय करती है कि कब राष्ट्रपति ट्रंप को लगता है कि उनके जो उद्देश्य थे वो उन्होंने जीत लिए हैं और वो अब युद्ध को बंद करना चाहेंगे। क्योंकि किसी भी युद्ध में उसको बंद करने के लिए जो युद्ध में शामिल देश हैं, उनको, जिसको हम अंग्रेजी में फेस सेविंग कहते हैं, वो उनको एक सिंबॉलिक जीत का एक तरह से जामा पहनाना जरूरी होता है अपने अपने नागरिकों को जाकर बताने के लिए कि नेतृत्व ने अपने राष्ट्र हितों को आगे बढ़ाया है। तो वो काम होता है मीडिएटर्स का। तो मीडिएटर्स में सबसे पहले तो देखें कि ओमान कोशिश कर चुका है, कतार कोशिश कर चुका है, तुर्की ने अभी अभी ऑफर भी किया है। तो कुछ देश हैं जो मध्यस्थता करने की कोशिश में लगे हुए हैं। उनमें भारत जुड़ सकता है और खासकर भारत इसलिए भी जुड़ सकता है क्योंकि भारत के अपने हितों पर सीधी चोट है इस लगातार तनाव की वजह से, चाहे वो भारतीय नागरिक उस पूरे क्षेत्र में हो या हमारे रेमिटेंसेस हो, गैस हो, ऑयल को लेकर जो चिंताएं हैं। आप देख रहे हैं कि पूरे देश में थोड़ी सी खलबली कुछ कुछ जगह पे मचती हुई नजर आ रही है इस बात को लेकर। तो हमारे अपने राष्ट्र हितों की वजह से मुझे लगता है कि हमारी तरफ से भी कोशिश होनी चाहिए, और वो इसलिए भी हो सकती है कि अभी तक भारत का तालमेल ज्यादातर इन देशों के साथ ठीक ठाक रहा है। इजराइल के साथ अच्छी दोस्ती है, पर ईरान के साथ भी अच्छे संबंध है,
सऊदी अरेबिया के साथ, यूएई के साथ, इजिप्ट वगैरह के साथ। तो इसी को लेकर जो सार्वजनिक रूप से हमें मालूम है वो ये कि भारत के विदेश मंत्री कई इन देशों के विदेश मंत्रियों से लगातार संपर्क में हैं और प्रधानमंत्री ने खुद भी वहां के राष्ट्राध्यक्षों से, कुछ देशों के राष्ट्राध्यक्षों से बात करने की कोशिश की है। हालांकि उसमें सबसे बड़ी प्राथमिकता यही रही कि भारत के जो नागरिक वहां हैं उनकी सुरक्षा को लेकर चिंता है और जो लोगों को भारत वापस लाना चाहेगा वो किस तरह से उसका प्रबंधन किया जाएगा। पर एक बात उसमें ये जानना जरूरी है कि राष्ट्रपति ट्रंप जो सबसे ज्यादा ताकतवर हैं उनके ऊपर लगातार दबाव बनता हुआ नजर आ रहा है, चाहे उनके अंदरूनी लोगों का हो, जिस तरह से हाल ही में एक रॉयटर्स इप्सोस पॉपुलैरिटी ये ओपिनियन पोल्स हुआ है जिसमें आम जनमानस जो अमेरिका का है वो 43%, 43% डिसअप्रूव कर रहे हैं, वो सहमत नहीं है इन स्ट्राइक के साथ। केवल 27% लोगों ने इसका समर्थन किया और बाकियों ने कहा कि हमें इसमें दिलचस्पी नहीं है। डेमोक्रेट्स में 74% लोगों ने इसको अपोज किया है। रिपब्लिकन्स में भी 45% लोग इसके साथ नहीं है, 55% इसके साथ है। उसके अलावा जो राष्ट्रपति ट्रंप के हिस्सेदार हैं नेटो में, जो देश उनके दोस्त देश हैं, उसमें यूके, इटली, जर्मनी कह चुके हैं कि वो इस अभियान में सीधा शामिल नहीं होंगे। और आखिरी बात, जो अरब देश है जो वहां लगातार नुकसान झेल रहे हैं अमेरिका इस लड़ाई का, उसमें भी जितने भी राजनेताओं ने सार्वजनिक तौर से कुछ कहा है उन्होंने सीधा अमेरिका का समर्थन नहीं किया है। उन्होंने आज कतर के डेप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर की इंटरव्यू में और उससे पहले जो कतार के एम्बेसडर हैं यूनाइटेड नेशंस में सिक्योरिटी काउंसिल में बोलते हुए सभी ने लगातार ये कहा कि युद्ध विराम होना चाहिए, बातचीत होनी चाहिए, शांति बननी चाहिए। ये नहीं कहा कि हम अमेरिका के हमलों का समर्थन कर रहे हैं। तो वहां भी मुझे लगता है कि एक तरह से कुछ सोच में बदलाव आता हुआ नजर आता है। हालांकि